जॉब गिवर्स नॉट जॉब सीकर्स। नौकरी देने वाले बनो, नौकरी चाहने वाले मत बनो। आप अपना उद्योग तैयार कीजिए, अपना बिजनेस तैयार कीजिए। और हम रिस्क नहीं लेना चाहते। अगर बिजनेस करेंगे तो ये लोग क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं और इनके बिजनेसमैन अपने नेताओं को फाइनेंस करते हैं और इनके नेता पार्लियामेंट में जाके आरक्षण का विरोध करते हैं और संविधान में बदलाव करते हैं। दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्शियल इंडस्ट्री, उनका उद्देश्य है कि हम 100 दलित अरबपति तैयार करेंगे और कम से कम 500 करोड़ फंड हमको जुटाना है और 3000 दलित करोड़पति इसके सदस्य हैं ऑलरेडी और 1000 से ज्यादा इनका सालाना जो है टर्नओवर है इन करोड़पतियों का, दलितों का। देखिए, दलित अब दया के पात्र नहीं बनना चाहते, वो जलन का पात्र बनना चाहते हैं। हम दया नहीं चाहते, जलो हमसे, हमारी तरक्की से जलो, हम जलाना चाहते हैं। ये ध्यान रखिए, ये सरकार किसी की सगी नहीं है, ये उद्योगपतियों ने बनाई है और इसकी नीतियां उद्योगपतियों के लिए बनेगी। हमारा दलित समाज नौकरियों पर ध्यान देता है, नौकरियों पर निर्भर है और आप पहली और दूसरी पीढ़ी हैं, उसके बाद हम तीसरी पीढ़ी हैं और अभी इतनी तरक्की है कि हम लोग देश से लेकर विदेश तक है, हम लोग संस्थाएं बना रहे हैं, हम लोग काम कर रहे हैं, इनके कान खड़े हैं। 5000 साल का जाति का जो दुष्चक्र है और जो शोषण की परंपरा, हमने उसको चैलेंज किया है, हमने उसको ललकारा है। ये लोग बिल्कुल अवेयर है कि भाई 10-20 साल के आरक्षण में ये हालत है, क्योंकि आपके पिता जो लगे थे कोई ऑफिसर नहीं लगे थे, चौकीदार लगे थे, चपरासी लगे थे, सफाई कर्मचारी लगे थे, फिर आप आए, क्लर्क में आए, बाबू में आए, अब बच्चे आपके जज में आ रहे हैं और ऑफिसर में आ रहे हैं। ये लोग परेशान हैं इस बात से। तो ये जितनी नीतियां बनाएंगे आपके खिलाफ बनाएंगे, उद्योगपतियों के पक्ष में बनाएंगे, क्योंकि उनके पैसे से सरकार बनी है और बड़ी टैक्टिस के साथ बनी है। ये हमें जो बुलाया गया है यहाँ पे इस टॉपिक पे बात करने के लिए, देश की प्राकृतिक व औद्योगिक संपदा में बहुजनों की हिस्सेदारी और मंदिरों में जनसांख्यिकी के आधार पर हो बहुजन समाज का आरक्षण। मुझसे पूर्व जो वक्ता बोले, उन्होंने नीचे वाला टॉपिक जो मंदिर है वो डिनाई कर दिया, लेकिन कुछ फैक्ट आपको बताऊंगा तो आपको लगेगा कि हाँ, हिस्सेदारी की बात ठीक है, आरक्षण की बात ठीक है। तो जो जनसांख्यिकी की बात कर रहे हैं, ये जनगणना से अलग है। जनगणना 10 साल में होती है और जनसांख्यिकी डेमोग्राफी है, जो किसी भी जनसंख्या के, जो जनसंख्या है वो किस जाति की है, किस धर्म की है, उसके सामाजिक आर्थिक पहलू क्या है, स्वास्थ्यगत पहलू क्या है, वो उनकी नौकरी है कि नहीं, नौकरी छूटी तो क्यों छूटी और वो किन हालात में रह रहे, वो डेमोग्राफी है। उसके आंकड़े बड़े काम आते हैं, तो वो किया जाए। तो ये दोनों चीजें अलग हैं। जनसंख्या जो सेंसस हुआ वो केवल गिनती की बात करता है, लेकिन उसमें भी आप ये देखिए, जो अपर कास्ट समाज कहलाया जाता है उनकी संख्या मुश्किल से 10-12% है, लेकिन तमाम अच्छे पदों पर मीडिया में 95% से ऊपर वो हैं। सारे सेक्रेटरी जो देश को चलाते वो हैं और तमाम ऊंचे पदों पर वो हैं। आप कहाँ पर हैं? आप कांवड़ में हैं, आप जागरण में हैं, आप खाटू श्याम में हैं, आप बालाजी में हैं, आप शनिवार मंगलवार में हैं, आप उसमें हैं। ठीक है ना? तो वो बच्चा लाल उमेश की कविता है ना कि भाई वो हम चुनाव के समय तो हिंदू हो जाते हैं, बना लिए जाते हैं, और चुनाव के बाद हम शूद्र हैं, दलित हैं। ये है। लेकिन अब नेता बनना, आप देखिए मध्यकाल में क्या होता था, सारी ताकत धर्म के हाथ में होती थी। सर मेरे पास टाइम बताइए कितना है? ठीक है, मैं अपनी बात ठीक से कहना चाहूँगा। पहले, आज के कई सौ साल पहले जो सारी ताकत थी वो धर्म के हाथ में थी। धर्म जो आदेश देता था इसको फांसी दे दो, फांसी दी जाएगी। धर्म आदेश देता था हाथी के पैरों के नीचे कुचलवा दो, कुचलवा दो। धर्म ने कहा इनको गांव में रहना चाहिए, ऐसे। आज सारी ताकत राजनीति के पास है। जो राजनीति है वही आपके लिए नीति बनाती है, वही आपका जीवन तय करती है, आपका खाना पीना, उठना बहनना, सारी चीजें। मुसलमान के घर में भीड़ घुस जाएगी कि उसके फ्रीज में किसका मीट है, मार देगी जान से। बाद में वो मीट बेशक बकरे का साबित हो, लेकिन ये अपना काम कर देंगे। तो आज राजनीति ये कर रही है, इन लोगों को बचाएगी भी राजनीति, आप ये समझ लीजिए। अब अगर हम राजनीति में जाते हैं तो
तो हमारा जो भी नेता बनता है, नवाब सतपाल तंवर का नाम लिया, 50 से ज़्यादा FIR देश के अलग अलग हिस्सों में। कहाँ से लड़ेगा आम आदमी? और अगर हम राजनीतिक रूप से कुछ करते हैं तो उस नेता को कुचल दिया जाता है, मार दिया जाता है। क्योंकि राजनीति सारी चीज़ों का सूत्र देती है, ताकत देती है। और आज की राजनीति धर्म आधारित राजनीति है, मंदिर की राजनीति है, जाति की राजनीति है। तो कम से कम राजनीति समझनी पड़ेगी। और जो राजनीति हमारा जीवन तय कर रही है, हमें भी वो राजनीति समझने और तय करने का अधिकार होना चाहिए। हमें भी तय करना चाहिए कि कैसी राजनीति। क्योंकि आप लोग जो नौकरियां कर गए वो आखिरी समझिए। हम सरकार पर निर्भर है, सरकारी नौकरियों पर। सरकारी उपक्रम सारे प्राइवेट हो रहे हैं। आप लोग जो ऑफिसर थे जिस दफ्तर में, पूरे दफ्तर की निगाह आपके ऊपर थी। कोई गलत टिप्पणी ना लिख दी जाए, कोई साइन कहीं, निगाह है, उनके 100 खून माफ है। तो राजनीति करेंगे, अपने उद्योगपति होने चाहिए, अपने फिनेंसर होने चाहिए, अपने बिजनेसमैन होने चाहिए। ये सरकार जो बनी है, आप ये मत समझिए ऐसे बनी है। अब राजनीति करना, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो आपकी इमेज मेकिंग से लेके आपको चुनाव जिताने तक का काम करती हैं। अब नेता अच्छा बुरा होना बड़ी बात नहीं है। आप थोड़ा इस चीज पे हैरान आपको होना चाहिए, जिन लोगों का नाम क्लियर गोधरा के दंगों में है, उन्होंने 6 दिन छूट दे के रखी पब्लिक को, अपने RSS बीजेपी के संगठनों को, VHP को, कि जितने काट सकते हो काट दो। और वो आदमी खुला घूम रहा है जो कह रहा है कि मैंने मुस्लिम औरत के गर्भ से बच्चा निकाला और त्रिशूल पे टाका तो जो मुझे महाराणा प्रताप जैसा महसूस हुआ। वो खुला घूम रहा है। और जिस आदमी ने फूलन देवी को मारा वो खुला घूम रहा है। ये राजनीति है, ये राजनीति आपको समझना पड़ेगा। तो नौकरियां तो गई, आप राजनीति में आते हैं, आपका राजनीति में आना मुश्किल है। तो जिन लोगों ने ऐसा किया वो आज प्रधानमंत्री है, जो जेल में बंद रहे तड़ी पार वो गृह मंत्री है, पूरी पुलिस और खुफिया विभाग संभाल रहे हैं। सोचिए आप लोग, क्योंकि इनको बनाने के लिए कंपनियां हायर की गई। और जो पहले से पार्टी काम कर रही थी कांग्रेस, उसके प्रति जनता में अविश्वास फैलाने के लिए अन्ना हजारे और केजरीवाल को धरने पे बिठाया गया। जब इनके खिलाफ माहौल कांग्रेस के खिलाफ हो गया तो उनको हीरो बना के पेश किया गया और इस बीच में मुसलमान को दुश्मन ठहराया गया। और उनसे बचाने के लिए वो लोग 2002 के दंगों के वो हीरो बना के आए। ये कंपनियां ऐसे काम करती हैं। कोई प्रोडक्ट आपके बीच में लाएगी तो पहले उसका माहौल बनाएगी। बहरहाल, तो राजनीति में जब आप आते हैं तो आपको आवश्यकता पड़ती है कि फिनांस की। आपके अपने उद्योगपति हो, आपके अपने बिजनेसमैन हो, आपके अपने फिनेंसर हो, लेकिन आपके पास तो है नहीं। ऑफिसर हैं, मुश्किल से बच्चों को पढ़ाया है, 1-2 मकान बना लिए हैं, कहाँ से पैसा आएगा? हमें उद्योगों की तरफ जाना चाहिए। जैसे फिक्की है, जो मुख्यधारा का समाज है, उनका फिक्की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो आपका ये पूरा बिजनेस संभालता पूरे देश का। वैसे हमारा दलितों का डिक्की, DICCI डिक्की, दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, और उसकी स्थापना 2005 में मिलिंद कामले ने की थी पूना से, जो इंजीनियर थे। आज वो 10,000 से ज़्यादा उनके मेंबर हैं। और वो हम में से कोई बिजनेस करना चाहता है, कोई उद्योगपति बनना चाहता है, वो आपको जीरो से शुरू करा के सलाह से लेकर फिनांस से लेकर वो मुहैया करवाते हैं। क्योंकि उद्योगों में और काम धंधों में इन्हीं अपर कास्ट का, जो आप बता रहे थे बनिया समाज, उनका योगदान है। मैं नाहरपुर गांव का हूँ। नाहरपुर में किराना और कार मार्केट सबसे बड़ी है। और मजे की चीज़ है, किराना और कार मार्केट सभी बाहर वालों ने की हुई है, गांव का कोई नहीं कर रहा है। और गांव का करता है तो उसको सहयोग नहीं मिलता, उसको सप्लायर नहीं आते, डिस्ट्रीब्यूटर उसके पास नहीं आते, और उसको साइड कर दिया जाता है। अब हमारे किराएदार दुकान किए हुए हैं, वो कमा रहे हैं, लेकिन हम जब उसमें आएंगे तो नहीं आगे आने दिया जाएगा। उनकी मोनोपोली है। तो ये मोनोपोली वहां से लेके देश के बिजनेस में भी फैली हुई है, आपको नहीं आने दिया जाएगा। तो इसकी मदद के लिए आपके पास डिक्की है, आप इसमें जाइए, नाम भी देखिए, दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्शियल इंडस्ट्री। वो आपको पूरा फिनांस करेगा, पूरी मदद करेगा। बस मेहनत आपको करनी है। हम सेफ होना चाहते हैं, कोई नौकरी मिल जाए और हर महीने तनख्वाह हो जाए, हम रिस्क नहीं लेना चाहते।
अगर बिजनेस करेंगे तो ये लोग क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं और इनके बिजनेसमैन अपने नेताओं को फाइनेंस करते हैं और इनके नेता पार्लियामेंट में जाके आरक्षण का विरोध करते हैं और संविधान में बदलाव करते हैं और हम ही लोग इनको मजबूत करते हैं। अभी मंदिरों की बात हुई, मंदिरों को सबसे ज्यादा हम ही दे रहे हैं और अभी फेस्टिवल सीजन चला हुआ है, हम लोग अनाप शनाप सेल में घुस जाएंगे, इनको हम खरीदारी करके पैसा देंगे और ये फिर वहीं देंगे पैसा। ये बात तो ये है। तो और जो ये हमारा डिक्की है, इसका कहना है, टैगलाइन है इसकी, बी जॉब गिवर्स नॉट जॉब सीकर्स। नौकरी देने वाले बनो, नौकरी चाहने वाले मत बनो। आप अपना उद्योग तैयार कीजिए, अपना बिजनेस तैयार कीजिए। तो इसके 29 राज्य है और 7 राज्य चैप्टर है इनके डिक्की के, और इनका उद्देश्य है कि हम 100 दलित अरबपति तैयार करेंगे और कम से कम 500 करोड़ फंड हमको जुटाना है और 3000 दलित करोड़पति इसके सदस्य हैं ऑलरेडी डिक्की के पास, और 1000 से ज्यादा इनका सालाना जो है टर्नओवर है इन करोड़पतियों का, दलितों का, और 100 करोड़ से ज्यादा इनका है। राजेश सरैया है जो यूक्रेन में करते हैं काम, उनका 2000 करोड़ का टर्नओवर है यूक्रेन में, दलित है। मिलिंद कामले ने स्थापित की और वो कहते हैं कि दलित अब दया के पात्र नहीं बनना चाहते, वो जलन का पात्र बनना चाहते हैं। हम दया नहीं चाहते, जलो हमसे, हमारी तरक्की से जलो, हम जलाना चाहते हैं। तो बिजनेस करेंगे तभी ऐसा कर पाएंगे, वरना दया के पात्र रहेंगे। तो 2 स्रोत हैं इनके पास जो जहां से ताकत लेती है डिक्की, डॉक्टर अंबेडकर और अमेरिका का जो ब्लैक मूवमेंट है, अश्वेत आंदोलन है, वहां से। अगर आप अश्वेत आंदोलन के बारे में नहीं जानते तो जानना चाहिए। जो ब्लैक्स है अमेरिका में, आज पूरा अमेरिका उनकी ताकत के दम पर खड़ा हुआ है और पिछले 150-200 साल पहले उनको अफ्रीका से पानी के जहाजों में ठंडे समुद्र में लेके जाया गया, नंगा जहाज के डेक पे डालकर। जो मर गया उसको समुद्र की लहरों में फेंक दिया और जो पहुंच गया अमेरिका उसको बेचा गया गाय भैंस की तरह, उनके दांत, उनके हड्डी, उनके शरीर जांच के। बच्चा पैदा हुआ वो कहीं और बेच दिया, माँ कहीं और बेच दी, आदमी कहीं और। दड़बों में रखा जाता था, लोहे की सलाखों से नंबर दाग दिए जाते थे ब्लैक्स, जो अफ्रीका के जो लोग हैं। और उन्होंने फिर इतनी तरक्की की कि वो पढ़े भी, वो यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर बने, राइटर बने, वो उद्योगपति बने और उन्होंने बड़ी बड़ी कंपनियां खड़ी की। अमेरिका आज अमेरिका की तरक्की में उनका बड़ा योगदान है। अमेरिका में खेती करके उन्होंने वहाँ के लोगों को अमीर किया, फिर खुद को अमीर किया। तो ये जो डिक्की है हमारा, इसका स्रोत डॉक्टर अंबेडकर की थॉट है, इकोनॉमिकल थॉट, और ये अफ्रीका का जो ब्लैक मूवमेंट है अमेरिका का, ये इनकी थॉट है कि हमें उनकी तरह तरक्की करके आगे बढ़ना। क्योंकि हमें हेल्पिंग हैंड नहीं मिलेगा, हेल्पिंग हैंड मिलेगा तो अपने लोगों को मिलेगा, और वो अपने लोग ढूंढने मुश्किल हैं क्योंकि ज़्यादातर छोटी मोटी नौकरी करके अपने आप को सेफ रखने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से उनकी निगाह में ना आए। और जब आप बिजनेस में जाएंगे तो आपके यहाँ लोग आएंगे। तो ये आपस में जुड़ती है चीजें। ये जो मंदिर है ये और दूसरा जो उद्योगपति, ये जुड़ते हैं। आप ध्यान कीजिए, अभी जो मंदिर निर्माण हो रहे हैं लगातार, कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, क्यों बनाए जा रहे हैं? ये जनता को सप्रेस्ड रखेगा, जनता के लिए ये शॉक ऑब्जर्वर का काम करेगा कि हमारे भाग्य के लिए ईश्वर या कोई वो ताकत जिम्मेदार है, वो मंदिरों में जाएंगे। उद्योगपति पैसा लगाएंगे और इनकी सरकार बनेगी, ये लोग ताकत में आएंगे और फिर देश के तमाम संसाधन इनके पास है। 40,000 एकड़ जमीन मध्य प्रदेश में बिरला को दी गई खुदाई करने के लिए, और वो आदिवासियों की, दलितों की जमीन है। इस तरीके से जो मंदिर और ये जाति धर्म का चलाया जाता है और फिर आप उसमें उलझते हैं, और जो जमीन और संसाधन है ये दे दिया जाता है इनके उद्योगपतियों को, जिन्होंने इनको बैकअप दिया है चुनाव में। तो मंदिर आप देखिए, मंदिर है, भाजपा है, अंबानी है, अडानी है, और वे तमाम भगोड़े हैं जो कई कई हजार करोड़ रुपया लेकर, वो सब गुजरात से हैं, सब गुजरात से हैं। आपने इनका रिपोर्ट कार्ड नहीं देखा। जब ये आए तो लोगों ने कहा आप इनका रिपोर्ट कार्ड देखो, ये सारी नौकरियां खत्म करके आए हैं वहां से। हर आदमी छोटा मोटा काम कर रहा है अपनी जान बचाने के लिए, और ये तमाम लोग। और अभी कई दिन पहले, इस सप्ताह की न्यूज है, कोई विजय शाह है, बैंक ऑफ बड़ौदा का 100 करोड़ रुपए लेके पत्नी के समेत विदेश। वहां इतनी चीजें मुहैया, कंपनी बनाइए, 2 साल टर्नओवर दिखाइए और कुछ 100 करोड़ लेके चले जाइए।
आप कार मोटरसाइकिल लेते हैं, आपके खातों की पता नहीं कैसे जांच होती है बुरी तरह, और लेकिन आप 100, 200, 500 करोड़ लीजिए, कोई समस्या नहीं है, वो मिल जाएगा। तो अगला निशाना इसके बाद संविधान बनता है। जब इनके पास पैसा आ जाता है, देश के संसाधन आ जाते हैं, अगला निशाना संविधान है। और संविधान के लिए अलग से उस किताब को जलाना जरूरी नहीं है, आप उसके प्रावधान को मानने से मना कर दीजिए। जैसे इजराइल ने साफ कह दिया कि हम यूएनओ की बात नहीं मानेंगे, हम फिलिस्तीन को मारेंगे, खत्म करेंगे, और हमारा देश उस पर बीच में अटका हुआ है कि हम फिलिस्तीन का पक्ष लें कि भाई इजराइल का, तो मना कर दिया। जिसके पास ताकत है वो मना कर देगा, हम नहीं मानेंगे। कल को ये उद्योगपति मानेंगे नहीं, हम क्यों नौकरी देंगे? हमने बिजनेस खड़ा किया, सरकार से मांगो। तो संविधान को इस तरह से निष्प्रभावी किया जाता है और जो दूसरी संस्थाएं उनको नष्ट किया जाता है। तो ये तो है इनका मामला कि किस तरह से देश के संसाधनों को ये लोग कब्जा रहे हैं, आपसे वोट लेके, और सारी चीजों पे कब्जा, सब चीजें इनके पास। अब जो दूसरी बात है, मंदिरों में आरक्षण मत मिल लीजिए बेशक, लेकिन मंदिरों की जो सच्चाई है उससे आप भाग नहीं सकते। सच्चाई बताता हूं, मंदिरों की अगर बात की जाए, जो सर्च किया मैंने, इस देश में 6.5 लाख से ज्यादा मंदिर है, 6.5 लाख से ज्यादा मंदिर हैं, और 20 लाख भी बताए जा रहे हैं। कोई कह रहा है कि 20 लाख मंदिर हैं। 53 मंदिर प्रति लाख, मतलब 53 मंदिर 1 लाख लोगों पर है। लेकिन जब आप हॉस्पिटल की बात करेंगे तो प्रति लाख लोगों पर 54 बेड है। हॉस्पिटल नहीं, 54 बेड 1 लाख लोगों पर। तो मंदिर ज्यादा है इस हिसाब से, प्रति लाख के हिसाब से। और सबसे अमीर मंदिर पद्मनाभन मंदिर, 1,20,000 करोड़ का उसका टर्नओवर है। वैष्णो देवी मंदिर 500 करोड़, शिरडी साई मंदिर 320, और गुरुवेर मंदिर 2500 करोड़। और इस तरीके से ये लिस्ट बहुत लंबी है, कई कई हजार करोड़ इनका टर्नओवर है। वो तो दिखाया जाता है, जिसमें इनकम टैक्स नहीं है और अलग तरह की लागत और झंझट नहीं है, ये सब है। हम जो नाहरपुर में रहते हैं 1990 में, अब चूंकि यहाँ बहुजन जुड़ा हुआ तो बहुजन का भी जिक्र करता हूँ। 1990 में हमारे गांव के एक सैनी साहब की जमीन बिकी। अब वो आरएसएस से जुड़े हुए थे। अब उनका दिमाग कैसे खराब किया, 1990 में उन्होंने 1.5 करोड़ रुपए लगाकर एक मंदिर बनाया। 1990 में 1.5 करोड़ होने का मतलब है आज के समय में कम से कम 1500 करोड़ रुपया होना। बहुत बढ़िया मंदिर बना, उस मंदिर में मैंने भी दिहाड़ी मजदूरी की। और एक समय ऐसा आया वो प्रॉपर्टी में डूब गए। और उसी मंदिर पे मैंने कहानी लिखी थी 10 नंबरी कि जब उनकी सुरक्षा को खतरा हो गया, 1990 में 1.5 करोड़ आना, तो उन्होंने इलाहाबाद से एक अपने भाई के दोस्त को, पंडित जी हैं मिश्रा जी, उनको बॉडीगार्ड के तौर पर बुला लिया क्योंकि वो बदमाश थे। अब वो उनके बॉडीगार्ड भी हो गए और धीरे धीरे मंदिर के महंत हो गए। और बाद में प्रॉपर्टी में ये डूब गए, इनके पूरे घर भर पे सील लग गई और मंदिर जो है इनको बेचना पड़ा। पहले महादुर्गा और शिव मंदिर था और बाद में वो रानी सती दादी मंदिर हुआ, मारवाड़ियों ने ले लिया। आज की तारीख में वो जो बुलाया था सिक्योरिटी के लिए, वो उसका सबसे बड़ा महंत है। वो ज्योतिषी का काम करता है, वो लोगों के मुहूर्त निकालता है, आशीर्वाद देता है, और वो पूरे मंदिर पे होल्ड किए हुए हैं। सोच लीजिए आरक्षण क्यों नहीं चाहिए। तो ये खेल है, तो वो है अपने आप में। एक बार हम लोगों ने भी किया, हम लोग जब ना समझते, हम लोगों के पास डॉक्टर अंबेडकर लेट पहुंचे। हमारे गांव में डॉक्टर अंबेडकर को लाने का श्रेय जो हरदोई के हमारे दलित भाई हैं, हरदोई जिले के, 80 में हमारे यहाँ डीडी आई थी और उसने ज़मीनें लेना शुरू कर दिया था। उससे पहले हमारे जो दलित हैं वो और ओबीसी साथ मिलके काम करते थे खेतों में, और आप पहचान नहीं सकते थे कौन सा दलित है कौन सा ओबीसी, जिसको यादव कह लीजिए, सैनी कह लीजिए। और जब ज़मीनें चली गई, उनके अच्छे दिन आ गए, उन्होंने अपने अच्छे कारोबार कर लिए, हम लोग फिर अपना मजदूरी पे आ गए। तो ये हुआ। तो हम लोगों के पास जो बाबा साहब अंबेडकर और कांशीराम जी को जो लेकर आए, हरदोई के दलित भाई लेके आए, हम उससे पहले नहीं जानते थे, 80 से पहले। और इसके बाद बाबा साहब को लेके कांशीराम जी खुद आए। कांशीराम जी ने हमारे नाहरपुर में झंडारोहण किया और वो पहुंचे राकेश भाई के घर पे, और राकेश भाई के साथ ये बसपा से जुड़े रहे, आए। हम लोगों ने भी जागरण किया। तो
मैं कंक्लूड कर रहा हूँ, बिल्कुल शॉर्ट में बिल्कुल कर रहा हूँ। तो वैसे किसी काम के लिए कॉलोनी के लोग साथ नहीं देते थे जो अपर कास्ट होते थे, लेकिन जागरण में वो बढ़ चढ़ के पैसा देते थे और आशीर्वाद लेते थे पूरी तरह। एक बार मैं फिर जो बात बताने के लिए बात बता रहा हूँ वो बता दूं, फिर मैं रहूँगा। हम लोग वैसे वो हमें पसंद नहीं करते थे, गाँव को लोगों को पुलिस लगा दी कि भाई ये ऐसे हैं। हम लोगों ने जागरण किया, अब ज्योति पर मुझे बैठा दिया। तो उस दिन सारे प्रॉपर्टी डीलर, कॉलोनी के अच्छे अच्छे लोग सब पैरों में सिर झुका रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं, और मैं पूरी रात में जो है तिलक लगाता रहा, आशीर्वाद देता रहा। सुबह तक मेरे मन में आया ये व्यवस्था कितनी बढ़िया है, कितनी अच्छी व्यवस्था है यार। एक वो करोड़पति डीलर है, वो पैरों में सिर झुका रहा है, इतनी सुंदर महिला है, वो आशीर्वाद ले रही है, तिलक लगवा रही है। मुझे लगा ये व्यवस्था रहनी चाहिए, इतनी शानदार व्यवस्था है, इसके लिए चाहे किसी की पिटाई करनी पड़े, चाहे किसी को चांद से मारना पड़े, ये जाति व्यवस्था और ये धर्म की व्यवस्था खत्म नहीं होनी चाहिए। आप सोचिए एक रात में मेरा इतना हुआ है, जो पीढ़ियों से इसको ऐश करते आए वो क्या सोचेंगे? वो आपको दे देंगे कुछ? वो खत्म करेंगे क्या इस चीज को? वो नहीं करेंगे, क्योंकि उनका कारोबार चले हुए, उनके घर परिवार चले हुए इन चीजों से। ये है। तो खैर मैं कुछ बातें और, अकेले तमिलनाडु में 45,000 एकड़ जमीन है मंदिरों के पास। देश में 4.78 यानी लगभग 5 लाख एकड़ जमीन है मंदिरों के पास। बिहार में 3,000 एकड़ है। दिल्ली कितनी है? दिल्ली 3.66 लाख एकड़ की, मतलब लगभग 3.25 लाख एकड़ है दिल्ली। आपकी दिल्ली से भी ज्यादा बड़े एरिया में मंदिर है जो सरकारी जमीन पर हैं पूरे देश में। एक राज्य के बराबर तो मंदिर ही है, और एक राज्य की इकोनॉमी से ज्यादा मंदिर की इकोनॉमी है। और मंदिर की इकोनॉमी कितनी है? मंदिर की इकोनॉमी है, एनएसएसओ के माध्यम से बताएं, 2.32 जीडीपी का परसेंट है। जो हमारी जीडीपी है सकल घरेलू उत्पाद, उसका 2.32% मंदिरों की इकोनॉमी है। और ये सब आपके पास से जा रहा है, कहीं और से नहीं आ रहा है। आप जा रहे हैं उसमें दलित जो बहुजन जो कहते हैं, तो वो रह जाते हैं मुश्किल से 10-12%, और हम आ जाते हैं 88%। 88% का पैसा वहां जा रहा है, वो इसको जो है एंजॉय कर रहे हैं। तो आपको ये इकोनॉमी, ये चीज सरकार भी दे रही है। कर्नाटक में 1,000 करोड़ ग्रांट देती है सरकार मंदिरों को। और अभी जो राम मंदिर बनने जा रहा है उसकी लागत 1,800 करोड़ है। काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर, उसकी लागत 700 करोड़ है। और ये जो मंदिरों की बात हुई, देश में अगर कॉलेज की बात की जाए, 3,97,000 जो है कॉलेज है, और मंदिर क्या है आपको बता दिया मैंने, 5 लाख से ऊपर है, यानी कि ये कम है। आप सोचिए हमारे पास विश्वविद्यालय और कॉलेज कम है, मंदिर ज्यादा है, और इकोनॉमी उनके पास ज्यादा। ये है 1,000 करोड़ में आपका एक अच्छी यूनिवर्सिटी खुलती है, और कई सौ लोग जो है उसमें नौकरी पाते हैं। और जबकि मंदिर में एक परिवार विशेष है, केवल वही एंजॉय करते हैं, उन्हीं की लाइफ चलती है। तो ये सोचने का सवाल है, आपको जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए वो अलग मुद्दा है, लेकिन ये आपकी नॉलेज में होना चाहिए कि मंदिर इस देश की जीडीपी को, इस मंदिर इस देश के संसाधनों को कितना ग्रैब कर रहे हैं। और मंदिर की राजनीति के माध्यम से राजनीति हो रही है और देश के संसाधन उनके पास जा रहे हैं। हम इस चीज को समझें। बातें बहुत सारी है और चीजें हैं काफी कहने की, फिलहाल इतना ही, किसी और मौके पर और बात कही जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ध्यान से सुना। जय भीम, जय भारत।